हम हर कदम फूक फूक कर रख रहे थे। कैप्टन साहब खासे तजर्बाकार कमांडर थे और इस मुहिम की अहमियत के पेश नज़र ही उन्हें हमारी कमांड सौंपी गई थी। जहां इन्हें शक गुजरता रुक जाते और वहीं हमें ठहरने का हुक्म देकर खुद आके निकल जाते, जब तक वो तसल्ली न कर लेते कि हम वहीं दबके रहते। हम दुश्मन के इलाके में तकरीबन 3-4 मील घुस चुके थे। चारों सिमत फैला पर होल सन्नाटा किसी मेंढक के टर्राने से चंद लम्हों के लिए मजरू होता, फिर वही गहरा सन्नाटा छा जाता। दुश्मन के इलाके में की जाने वाली किसी कार्रवाई में मैं पहली मर्तबा हिस्सा ले रहा था। इससे पहले ट्रेनिंग में हमने जाने कितनी बार छुपकर घात लगाई थी। दुश्मन के इंतजार में रातें आंखों में कटी थीं। हमारी स्कीम अक्सर नंबर 1 होती थी। आज मुझे अपनी आजमाइश ही नहीं करना थी, बल्कि अपने उस्तादों की दी हुई तरबियत को भी आजमाना था। अपने वालिद की सुनाई हुई तमाम कहानियाँ एक एक करके मेरे लाशऊर में जाग रही थीं। वो अक्सर छापामार कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके थे और बड़े फ़ख्र से हमें अपने कारनामे सुनाया करते थे। अपने सबसे बड़े दोस्त भी तुम खुद हो और सबसे बड़े दुश्मन भी तुम। ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर के ये अल्फाज मेरे जहन पर नक्श थे। हमारा एक ही हथियार था, खुद एतमादी और अल्लाह की नुसरत पर हमारा पक्का ईमान। तरबियत को किसी फ़ौजी की ज़िंदगी में वाकई एक अहम मकाम हासिल है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ दूसरे अनासर भी मुझ पर असरअंदाज हो रहे हैं। मेरा ईमान और दुश्मन से टकरा जाने का अज़म। हम बका की जंग लड़ रहे थे और हमारा वास्ता एक घटिया दुश्मन से था, जिसने हमें ख़त्म करने के लिए बड़े घटिया और पस्त हरबे आजमाए थे। हम टारगेट के नज़दीक पहुंच चुके थे। ये इलाका कैप्टन साहब का देखा बाला लगता था। वो हमें महफूज तरीक़ा से यहाँ ले आए थे। अब प्लान के मुताबिक हम 2 टोलियों में बट गए। एक टोली कैप्टन और एक जवान पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी टोली में मेरे साथ 2 जवान थे। हम एक खुश्क नाले में, जो शायद बरसात के दिनों में पानी की गुजरगाह रहता था, बैठे थे। इसके दोनों किनारों पर बड़े बड़े और घने सरकंडों का सिलसिला दूर तक फैला चला गया था। कैप्टन और मैं नाले में छोटा सा नक्शा बिछाए बैठे थे, जबकि जवान सरकंडों में पोजीशन लिए अगले हुक्म के मुंतजिर थे। कैप्टन पेंसिल टॉर्च की रोशनी में मुझे जुज़वियात बता रहे थे। चंद मिनट के बाद हम दोनों उठ खड़े हुए। उन्होंने मेरी पीठ थपक कर मुझे गुड लक कहा और अपने साथी के हमरा अंधेरे में रेंग गए। मैं अपने दोनों जवानों के साथ निशाने की तरफ चल दिया। हम सरकंडों और कुदरती झाड़ियों की ओट में छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। मेरी आंखें अब अंधेरों में दूर दूर तक देखने के काबिल हो चुकी थीं। हमारे सामने एक नीम दायरे की शक्ल में असले से भरे दुश्मन के ट्रक खड़े थे और इनके करीब 2 पहरेदार शायद आपस में बातें कर रहे थे। मेरा इशारा पाते ही दोनों जवान मेरे साथ ही ज़मीन से चिपक गए। अब हम कोहनियों के बल रेंगते हुए इनकी सिमत बढ़ रहे थे। खारदार झाड़ियाँ हमारी मददगार थीं। एक झाड़ी के नज़दीक हम रुक गए। एक जवान को यहाँ बैठने का इशारा करके दूसरे को मैंने दूसरी तरफ रवाना किया। झाड़ी में बैठे जवान ने दोनों पहरेदारों को अपने निशाने पर ले रखा था। कमांडोज की कोशिश यही होती है कि वो कोई शोर शराबा किए बगैर अपना मिशन पूरा कर लें, क्योंकि दुश्मन होशियार होता है और ख़ुसूसन ऐसे मकामात पर जहां कमांडोज का हमला मुतवक्के हो मुंतज़िर रहता है। मैं पेट और कोहनियों के बल रेंगता अब इस जगह पर पहुंच चुका था, जहां से मेरे अंदाजे के मुताबिक पहरेदारों को वापस घूमना था। चेहरे पर मली स्याही की वजह से मैं अंधेरे ही का एक हिस्सा बन गया था। नायलॉन की एक छोटी सी रस्सी मेरे हाथ में थी। इंतज़ार की शिद्दत से मेरे आसाब तड़कने लगे थे। वो कमबख्त अभी तक खुशगपियों में मसरूफ़ थे। हालांकि असूल के मुताबिक उन्हें चलते रहना चाहिए था। इस बात से मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि उन्हें अपने किसी अफसर की अचानक आमद का ख़तरा नहीं है, इसलिए वो इतने गैर मुख्तार थे। तकरीबन 5 मिनट के आसाब शिकन इंतज़ार के बाद वो अपनी अपनी जगह से हिले। मेरी दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थीं और रगों में अंगारे दौड़ने लगे थे। मेरे वजूद की तमाम तर कुव्वत हाथों में समेटे मैं चीते की तरह ज़मीन से चिपका अपने शिकार का गला दबोचने के लिए बेकरार हुआ जाता था। इसके कदमों की आहट अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जा रही थी। अपनी राइफल इसने बेपरवाही से कंधे पर लटका रखी थी और ख़ुद मदम सुरों में कुछ गुनगुनाता आने वाली क़यामत से बेखबर कदम ब कदम मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसकी नज़रें अपनी दूसरी तनसीबात पर गड़ी थीं। मेरे और इसके दरमियान एक छोटी सी ना होने वाली बराबर झाड़ी हाइल थी, जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा बना हुआ था। कमांडोज को दौरान तरबियत सबसे ज़्यादा तवज्जो से यही बात सिखाई जाती है कि वो खुद को दूसरों की नज़रों से किस तरह महफूज रख सकते हैं। अचानक मेरे लूँ उछल कर हलक में अटक गया।
मेरी नज़रें इसके कदमों पर जमी थीं, जो मेरे सर से बमुश्किल 3 फीट के फासले पर आकर ठहर गए थे। मेरी हथेलियां पसीने में भीग रही थीं। किसी भी लम्हे हमारा झाड़ी में छुपा साथी इस पर फायर कर सकता था। ये ठीक है कि अपनी तरबियत के मुताबिक वो आखिरी लम्हों तक खुद पर कंट्रोल रखता है, लेकिन बहरहाल मैं इसका कमांडर भी था और पाकिस्तानी सिपाही के लिए अपनी कमांडर की जान खतरे में देखना नामुमकिन था। इसकी चलाई हुई गोली से मेरी जान तो वक्ती तौर पर बच जाती, लेकिन हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि इलाही ये कमबख्त अपनी जगह से हिले। शायद कुदरत को मेरी हालत पर रहम आ गया और इसके कदम अपनी जगह से उठ गए। अब मैं इसे मजीद मोहलत देने के लिए तैयार न था। यूं ही वो मुझसे 1-1.5 गज आगे जाकर वापसी के लिए घूमा तो मैंने जिस्त लगाकर नायलॉन की डोरी इसके गले में डाल दी और बमुश्किल 20-25 सेकंड में वो कैदे हयात से छुटकारा पा गया। मैंने इंतहाई फुर्ती से इसे ज़मीन बोस होने से पहले ही पीठ पर लाद कर इस झाड़ी में फेंक दिया, जहां मैं फरिश्ता उजल बनकर चंद मिनट पहले इसी का मुंतजिर था। इसके साथ ही मैं तेज़ी से रेंगता हुआ इस झाड़ी में पहुंच गया, जहां हमारा तीसरा साथी ड्यूटी दे रहा था। मेरा दूसरा साथी, जिसे दूसरे पहरेदार को जहन्नम हासिल करना था, इसके शिकार को शायद बहुत थोड़ी मोहलत नसीब हुई थी। मेरा इशारा पाते ही वो दोनों बिजली की सी फुर्ती के साथ अपनी जगह से निकले और इन बड़े बड़े ट्रेलरों के नज़दीक पहुंच गए, जिन पर एमुनेशन और गोला बारूद लदा हुआ था। मैं मशीन गन लिए इन पर नजरें गाड़े वहीं बैठा रहा। तकरीबन 2 मिनट बाद वो वापस आए। उन्होंने मखसूस मकामात पर डेटोनेटर लगा दिए थे। अब हम तीनों झुकते हुए तार अपने पीछे बिखेरते वहां से दूर हटते चले गए। एक महफूज और मखसूस जगह पहुंचकर मैंने तार बेड़ी से मुंसलिक कर दिया। हमारा एक साथी अपनी लाइट मशीन गन जमीन पर टिकाए कुछ फासले पर मोर्चा जमाकर बैठा रहा। दूसरा एक लीवर पर हाथ रखे मेरे इशारे का मुंतजिर था। मैंने एक तरफ हटकर अपनी जेब से नन्हा सा ट्रांसमीटर निकाला तो मुझे एहसास था कि इन मोर्चा बंदियों की मुखालिफ सिमत में मेरे कैप्टन साहब कितनी बेकरारी से मेरे कॉशन के मुंतजिर होंगे। इस इलाके में ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि चारों तरफ भारतीय फौज डिस्प्ले थी और कोई फ्रिक्वेंसी इनसे महफूज न थी। ट्रांसमीटर ऑन करके मैंने सिलसिला मिलने पर सिर्फ एक कोडवर्ड कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चंद सेकंड्स के बाद हमारी मुखालिफ सिमत से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी। डाउन! मैंने जोशे गज़ब से अपने साथी को हुक्म दिया। इसका लीवर वाला हाथ नीचे झुका और फिजा में ज़ोरदार धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। स्याह रात नंगी हो गई। एमुनेशन फटने से धमाकों के साथ इतनी तेज चमक पैदा होती कि इस सिमत देखना मुहाल हो जाता। खैमों में नींद में मदहोश सिपाही दीवानावार उठकर बाहर भागते और लुकमाए अजल बन जाते, क्योंकि मुखालिफ सिमत कैप्टन साहब ने भी यही कारनामा अंजाम दिया था। मेरा जी तो यही चाहता था कि वो आतिश व आहन जो दुश्मन ने हमें फूंकने के लिए इकट्ठा कर रखा था, दुश्मन को इसका ईंधन बनते देखता रहूं, लेकिन हालात किसी और अमर के मुतकाजी थे। तकरीबन 5 मिनट तक हमारी लाइट मशीन गन जान बचाने के लिए भागने वाले सिपाहियों को चाटती रही। फिर मैंने अपने जाबाजों को मराजत का हुक्म दिया। हम तेज़ी से अपनी सरहदों को पलट रहे थे। जो लोग फौजी ज़िंदगी का तजर्बा रखते हैं वही अच्छी तरह जान सकते हैं कि वापसी का सफ़र रवानगी से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। पहले दुश्मन किसी हद तक बेखबर था, लेकिन अब इस इलाके के चप्पे चप्पे में फैली हुई अफवाज को इतलात मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी कमांडोज इनके इलाके में दर आए हैं। अभी हम बमुश्किल 1.5-2 फरलांग ही चल पाए थे कि हमें ठटक कर रुक जाना पड़ा। कमांडोज की छठी हिस्स आम फौजियों से ज़्यादा तेज़ होती है। मेरे एक साथी ने लेट कर अपना एक कान ज़मीन से लगा दिया। वो शायद कोई सुनगुन लेने की कोशिश कर रहा था। चंद सेकंड्स के बाद वो उठ खड़ा हो गया और हाथों के मखसूस इशारे से इसने करीब ही दुश्मन के दस्तों की नकलो हरकत की निशानदही कर दी। यकीनन लोकेटिंग फोर्स के दस्ते थे जो हमारे ताकुब में चले आ रहे थे। इन दस्तों का ताल्लुक भी फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG से होता है और उन्हें कमांडो से निपटने की खसूसी तरबियत दी जाती है। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक दुश्मन ने घेरों और मार डालो वाली चाल चली थी। उन्होंने हमारे गिर्द घेरा डाल दिया था। यहाँ से सरहद तक फौज फैली हुई थी जो अब मनसूबा बंदी के साथ ही हमारी आमद की मुंतजिर थी। हमारी तमाम तर तवक्कुआत खुदा की ज़ात और अंधेरी रात से वाबस्ता थी। रात को अंजाम पाने वाली मुहिम्मात में सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बात का होता है कि पेट्रोलिंग पार्टियां या हमलावर पार्टियां भटक कर कहीं दुश्मन के इलाके में न पहुंच जाएं। लोकेटिंग फोर्स अमूमन यह हरबा इस्तेमाल करती है कि वो मशकूक मकामात के इर्द गिर्द जहां उन्हें छापा मार कमांडोज की मौजूदगी का शक गुजरे फायरिंग करवाते हैं।
इनकी हत्तोल मकदूर कोशिश यही होती है कि सुबह तक छापा मार कमांडोज के इर्द गिर्द फायरिंग करके उन्हें अपने इलाके ही में भगाते रहें और दिन निकलने पर उन्हें चूहों की तरह पकड़ लें। मैंने हाथ पर बंधी हुई घड़ी में नस्ब कुतुब नुबा देखा और अपनी सही सिमत का तयन करने के बाद दोनों जवानों को स्टैंड टू पोजीशन में आगे बढ़ाया। हम तीनों अब फैल कर आगे की सिमत बढ़ रहे थे। सरहद अभी कम से कम 2-2.5 मील दूर थी और ये कोई मामूली फासला नहीं था। खसूसन उन हालात में तो किसी भी बात की तवक्का की जा सकती थी। हम झुकी हुई पोजीशन में तेजी से बगैर आवाज किए चल रहे थे। अचानक जमीन ने जैसे मेरे पांव पकड़ लिए। मेरी दाएं सिमत से रोशनी का एक तूफान उमड़ आ रहा था जो आसमानों की वुसअतों में फैलता जा रहा था। शायद दुश्मन ने इस इलाके में सर्चिंग इक्विपमेंट छुपा रखे थे और जमीन के सीने में दफन किसी धात के आले ने हमारी मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया था। दुश्मन रोशनी राउंड फायर करने लगा। मेरे दोनों साथी मजे हुए कमांडोज थे और 65 की जंग में भी कई कारनामे सरंजाम दे चुके थे। उनके लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी और ना ही हम लोग ऐसी बातों से घबराया करते थे। हम तीनों ने एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर एक साथ करीबी खाई में छलांगे लगा दी। ऐसे छोटे छोटे नदी नाले, टीले और झाड़ियां वगैरह किसी भी कमांडो के लिए कुदरत का बेहतरीन अतिया होते हैं। खैरियत गुजरी कि अभी तक हम रोशनी की जद में नहीं आए थे। हमने इसी खाई को मोर्चा बना लिया। मेरे दोनों साथियों ने वहां लाइट मशीन गन चंद ही सेकंड में नस्ब कर ली। मैंने अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था क्योंकि खामखा भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने के हम कायल नहीं थे। हमारा ताकुब करने वाले करीब से करीब तर होते चले गए। हम दोनों के पास टेन गन्ने थीं या फिर दस्ती बम जिनकी हैसियत ना होने के बराबर थी। सर गन ड्यूटी वाले जवान ने सरगोशी की और इसके साथ इस तरह आवाज़ देने का मतलब तो मैं बखूबी समझता था, लेकिन उसे क्या जवाब देता। दाएं सिमत से दुश्मन का शोर साफ सुनाई दे रहा था। वो अगरचे अभी तक स्टेन गन की रेंज में नहीं आए थे। मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी। मैंने झुरझुरी ली। मामला यकीनन अब ऐसा रुख इख्तियार कर गया था कि एक जान की कुर्बानी दिए बगैर बाकी 2 जानें किसी सूरत नहीं बचाई जा सकती। ख्यालात का एक समंदर मेरे सीने में करवटें लेने लगा। मुझे अपने उस्ताद की बातें याद आने लगी। फौजी जिंदगी में जज्बाती मरहले तो अनगिनत आते हैं, लेकिन एक अच्छे कमांडर की खूबी ये है कि वो अकल और होश के दामन को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। उसके नज़दीक एक जवान की शहादत का दुख भी किसी तरह कंपनी की मौत से कम नहीं होता। लेकिन यह सब कुछ एक डिसिप्लिन की हद तक है, वगरना असल में वो सब लोग एक कुत्ते की तरह ही आपस में ही मिलजुल कर रहते हैं। सर, मशीन गन वाले जवान ने मेरे ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने उसकी जानिब देखा। उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी थी और उसकी मुल्तजी निगाहें हमारी तरफ थीं। मेरा जवान मुझसे मौत के मुंह में कूदने की इजाज़त मांग रहा था। मैं सोचने लगा, मैं उसे क्यों मरने दूं? मैं चंद लम्हात के लिए जज्बाती हुआ चाहता था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं पाकिस्तानी फौज का ऑफिसर बन चुका था। गुड लक, खुदा हाफिज। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। रब राखा कराएं। मेरे दूसरे साथी की आंखों में आंसू तैरने लगे। अभी हम बमुश्किल 15-20 गज ही चलने पाए थे कि अचानक फिजा में अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई दी और इसके साथ ही रेट का शोर। दुश्मन गालबन बहुत नज़दीक आ गया था। हमारे साथी की दलेराना इकदाम ने हमारे ताक़ुब में बढ़ते हुए फौज के कदम रोक दिए थे। नारे की ललकार सुनते ही हमारा हमराह ही ठटक कर रुक गया। गालबन इसकी गैरत ने अपनी संगी को अकेला छोड़ना गवारा न किया। ये लम्हा जज्बाती होने का नहीं था, होश में आने का था। मैंने इसका हाथ पकड़कर जोरदार झटका दिया और अपने साथ ही भगाने लगा। साफ दिखाई दे रहा था कि वो नीम दिली से भाग रहा था। अचानक फिजा जोरदार धमाकों से लरजने लगी। यहाँ कई करीब ही कोई फील्ड रेजिमेंट डिस्प्ले थी जिसने हम पर हाउटर्स से गोलाबारी शुरू कर दी। मुझे दुश्मन की बुज़दिली पर तैश आने लगा। हम कोई टैंक लेकर तो इन पर नहीं चढ़ दौड़े थे, ना ही हमारी तादाद सैकड़ों में थी। न जाने कम बख्तों के पास फूंकने के लिए इतना असला कहाँ से आ गया था। हाउटर्स तकरीबन 25 पाउंड का गोला फायर करती है, मगर इससे ये एक सहूलत हमें मिल गई थी कि इसका गोला चूंकि फिजा में ऊंची मार करता है, इसलिए हम किसी हद तक महफूज भी थे। शायद करीब ही कहीं इनकी कोई बैटरी डिस्प्ले भी थी और किसी बुखलाए हुए अफसर ने इसको लड़ाई में झोंकने का फैसला किया था। हम दोनों सांस रोके खुड में बैठे थे। चंद मिनट बाद ये बला टल गई। शायद दुश्मन को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया था, या फिर सरहद करीब होने की वजह से इसने हैवी फायरिंग के जवाब में होने वाले रद्द-ए-अमल से बचने के लिए ऐसा किया था। हम दोनों तेज़ी से बाहर निकल आए। अब हल्के असले की फायरिंग सुनाई दे रही थी, फिर वो भी खामोश हो गई। हमारा शेर अमर हो गया। मैंने तकरीबन भागने की रफ्तार अपना ली थी। एक फरलॉन्ग चलने के बाद हम फिर ज़मीन से चिपक गए। एक मरतबा फिर बाएं सिमत से रोशनी का एक तूफान उठा।
मैंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि हम भारतीय फौज की पोजीशनों के दरमियान से गुजर रहे हैं। लेटे लेटे सर उठाकर मैंने चारों सिमत का जायजा लेना चाहा तो खून की गर्दिश रुकती महसूस होने लगी। मुझसे बमुश्किल 15-20 गज के फासले पर एक बंकर से एक मीडियम गन की नाल बाहर झांकती दिखाई दे रही थी। कमान मैंने अपने साथ लेटे जवान को हुक्म दिया और कोहनियों के बल पीछे हटना शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 5-6 गज पीछे हट आया, लेकिन वो जवान बदस्तूर वहीं रहा। मुझे कुछ गुस्सा भी आया। दोबारा इसके करीब पहुंचकर मैंने इसके कंधे को झंझोड़ा। कम ऑन मूव। जवान ने मेरी तरफ गर्दन मोड़ दी। इसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही थी। सर, हमको माफ करना, हम वापस नहीं जाएगा। जाने इसके लहजे में क्या छुपा था कि सर्द सी एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात से इसकी तरफ देखा। साहब फोरदिल मेरा गराई था। हम फौज में इकट्ठा भर्ती हुआ। साहब ट्रेनिंग भी एक साथ किया, कबड्डी भी इकट्ठा खेला, जिंदगी भर इकट्ठा रहा। ऐ सर, अब वो अगला जहां मैं अकेला कैसे जाएगा साहब? हम कल खुदा की अदालत में उसको क्या मुंह दिखाएंगे साहब? हम अपना संगी को मौत की राह पर अकेला नहीं जाने देगा सर। खुदारा हमें माफ कर देना। इधर हमारा गाँव के लोगों को बोलो कि हमने यारी निभा दिया। वो बोल रहा था और मेरी सांस धोखनी की तरह चलने लगी थी। मैं फटी फटी आंखों से इसे तक रहा था। उसने ठोस दलील दी थी, लेकिन इसका फलसफा मुझे कैसे हजम होता। इससे पहले कि मैं इसे खुदा हाफिज कहता, इसने माजरत तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा। खुदा हाफिज सर। फिर वो अंधेरे में रींग गया। मैं बेहिस्सो हरकत अपनी जगह लेटा रहा। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे रवां रवां मफलूज हो चुका था। मेरी आंखों के सामने मेरा जवान मौत के मुंह में जा रहा था और मैं इसे आवाज देकर मना भी नहीं कर सकता था। तेजी से रेंगता वो इस गन की नाल के नजदीक जा पहुंचा। रुककर उसने एक नजर पीछे डाली। शायद जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उसे अफसर की हुक्मअदूली का एहसास सता रहा था। अपनी पोच से इसने हैंड ग्रेनेड निकाला। इसकी पिन निकाल कर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर इसकी ललकार गूंजी और फिर इसने उछल कर ग्रेनेड बंकर में फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ। गन के साथ गन्स के भी पड़खच्चे उड़ गए और आसमान भी रोशन हो गया। वो 3 मोर्चों के दरमियान स्टेन गन थामे यलगार कर रहा था। मेरे बदन में यकदम अंगारे दौड़ने लगे। मैं बिजली की सी तेजी से उठा और ग्रेनेड फेंकने लगा। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में काम कर रहे थे। इतने तेज ग्रेनेड फेंकने का मुजाहिरा जिंदगी में इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। तीनों मोर्चों से आग उगलती, गन्स खामोश हो चुकी थी, लेकिन मेरा जवान मौत की शाहराह का मुसाफिर भी अपनी मंजिल पा चुका था। वो अपने संगी से शर्मसार होना गवारा नहीं करता था। खुदा के हुजूर क्यों शर्मिंदा होता, अल्लाह ने भी इसकी लाज रख ली। खतरे के एहसास ने मेरी नस नस में बिजलियां भर दी थीं। मैं तेजी से क्रॉलिंग करता वहां से दूर हटता चला गया। नजदीक तो फिलहाल कोई मोर्चा नहीं था, अलबत्ता मुझे दूर से क्रॉस फायर आने लगा था। दुश्मन ने अपनी तमाम तर सूझबूझ के मुताबिक चप्पे चप्पे पर आग का जाल बिछा दिया था, लेकिन रस्में खलीली निभाने वाले आतिशो आहन के तूफान कब खातिर में लाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मैं अपना कुतुबनुमा देख लेता। मेरे पीछे बदस्तूर फायरिंग जारी थी। अब मैंने सीधे होकर चलना शुरू कर दिया था। बड़े बोझल कदमों और दुखी दिल से वापस आ रहा था। मुझे अपने जिंदा बच जाने पर शर्म आ रही थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब हमें अपने जिंदा रहने पर अफसोस होता है और हम अपने साथियों की मौत पर नारे तहसीन बुलंद करते हैं। इस वक्त कुछ ऐसे ही जज्बात थे मेरे। मैंने दिल ही दिल में जुदा होने वाले साथियों के लिए फाते पड़ी और अपने सफ़र पर चलता गया। सुबह के करीब जब मैं अपनी पोस्ट पर पहुंचा तो कैप्टन साहब अपने साथी के हमरा मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। कर्नल साहब उनसे कुछ फासले पर ही मेरे मुंतजिर थे। मुझे अकेले देखकर उन्होंने सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन इनके चेहरे से किसी बात का इजहार नहीं हो रहा था। उन्हें देखकर मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया। मेरी आंखें छलक जाने को बेताब थीं, लेकिन मैंने अपने आंसू रोक लिए थे। वेल डन। कर्नल साहब ने मेरी आंखों में झांकते हुए मेरे कंधों पर अपने दोनों हाथ मजबूती से जमाते हुए कहा। उन्होंने मेरी जज्बाती कैफियत का भी अंदाज़ा कर लिया था। इस तरह शायद मुझे नफ्सियाती तौर से वो स्टैंड देना चाहते थे। कैप्टन साहब और दूसरा जवान वहाँ से परे हट गए। वो भी इसी अंदरूनी टूट फूट का शिकार थे जिससे मैं गुजर रहा था, लेकिन कर्नल साहब का चेहरा सपाट था, जज्बात से कतन आ रही। मुझे बाद में अपनी इस कमज़ोरी पर गुस्सा भी आया। न जाने क्यों इनके सामने लाख कोशिश के बावजूद मैं सब्र ज़ब्त न कर सका था। सारे बंधन टूट गए और मैं सिसक पड़ा। हौसला करो मेरे बच्चे, कर्नल साहब ने अंग्रेज़ी में फ़िक्रा कहकर मेरी तरफ पीठ कर ली। वो दोबारा मेरी जानिब पलटे तो इनकी आंखों में कहर जाग रहा था। वो आए कमांडो जिंदा रहने के लिए नहीं जिया करते। जवानों ने अपना मिशन पूरा किया। इनकी आवाज़ में बिजली कड़क रही थी। यस सर, मैंने मुस्तैद होते हुए जवाब दिया। ओके, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करें। ये कहकर कर्नल साहब तेज़ी से वापस पलट गए।
कैप्टन साहब को मैंने रुमाल जेब में वापस रखते ज़रूर देख लिया था। वेल डन ऑफिसर, उन्होंने मेरी पीठ पर थपकी देते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हमारा तीसरा साथी मुझसे नजरें मिलाए बगैर ही वापस पलट गया। शायद वो अपनी कंपनी को सुरखरुई का पैगाम देने गया था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जब पोस्ट के कोने से खुदावंदे ताला की हकानियत का ऐलान हुआ और फलाह का रास्ता बताकर मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई, तो उन्होंने कुरान की वही आयात पढ़ी जिनमें शहीदों के कभी ना मरने की मनादी की गई थी। जब हमने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। ये था वो नजराना अकीदत जो अपने अजीमुल तरतीब साथियों के हुजूर पेश कर रहे थे। मैंने कैप्टन की मुय्यत में नाश्ता किया। इस दौरान वो बड़े मुअद्दब होकर अपने जियालों की शहादत का बयान सुनते रहे। ये बड़ा अजीब मंजर था। यहाँ कोई भी उनका रिश्तेदार न था। वो सब मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले थे, मुख्तलिफ बोलियाँ बोलते थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे कि जैसे एक ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हों, जैसे उन सब के दुख सुख एक ही थे। और फिर इसी रोज़ दोपहर के बाद मैं उस फौजी जहाज़ में अपने कंपनी हेडक्वार्टर वापस जा रहा था, जो जैसूर के नज़दीक एक फ़ौजी अड्डे पर कितनी देर से मेरी राह तक रहा था। मेरे साथी बड़ी शिद्दत से मेरे मुंतज़िर थे। मैं अगले मोर्चों से वापस आया था। वो मेरी ज़बानी वहाँ का आंखों देखा हाल सुनने के लिए सख्त बेकरार थे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नौइयत के सवालात कर रहे थे। वो मेरी ज़बानी उस एक लम्हे की रौदात सुनने को बेचैन थे जो हमने दुश्मन के कलब में गुजारा था। वो उन सरफरोशों के कारनामे जानने को बेताब थे जिन्होंने दुश्मन की सरजमीन पर उनका मान तोड़ डाला था, और वो रस्म शब्बीरी के पासदारों की हर हरकत से आशना होने के लिए सख्त मुस्तरब थे, जिन्होंने जान का नजराना पेश करते वक्त कभी बुखल से काम न लिया था। मगर मैं उन्हें क्या बताता? कोई एक कहानी होती तो सुना देता। किस किस जियाले का तज़किरा करता, किस किस जानिसार की जाफिशानियों का बयान देता। वहाँ तो हर जियाले से एक कहानी वाबस्ता थी, हर जाबाज एक रिवायत बना बैठा था, और ये सब कहानियाँ और रिवायात उन्होंने अपने ताज़ा खून ही से तो कलम बंद की थी। हेडक्वार्टर पहुँचते ही गाँव से मुनीर की वालदा का ख़त भी मौसूल हो गया था। उसने बड़ी अजीब अजीब सी बातें तहरीर की थी। शहीद की माँ ने लिखा था, मेरा बेटा कितने दिन लड़ने के बाद शहीद हुआ, उसे गोली कहाँ लगी थी, गोली लगने के कितनी देर बाद उसने शहादत पाई, और आखिरी वक्त इसने किस किस को याद किया, नज़ा का आलम कितनी देर तक तारी रहा, और मेरे बेटे ने जान जाने आफरीन को सौंपते वक्त कोई हीलो हुज्जत तो नहीं की। उसका एक एक सवाल बच्ची की तरह मेरे कलेजे में उतर रहा था। फौजी ज़िंदगी की इब्तदा ही में कुदरत ने मुझे कैसे इम्तिहान में डाला था, मैं इसके सवालों का क्या जवाब देता। वो अपने जिगर गोशे के आखिरी लम्हात की कहानी सुनना चाहती थी, जो इससे 1500 मील दूर इससे छिना था, जहाँ माओं के लाल इनकी आंखों से दूर ज़िबा हो रहे थे और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। इन्हीं दिनों मेरे वालिद ने भी अपने ख़त में लिखा, बेटा मुनीर पहल कर गया, मेरे पास सुरखरू होकर आना, वरना मुनीर की तरह खुदा की अदालत में सुरखरू हो जाना। आखिर में उन्होंने लिखा, मुनीर का वालिद तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। वो अपनी आंखों से वो जगह देखना चाहता है जहां इसके लख्ते जिगर ने शहादत पाई। वो मुनीरे के आखिरी लम्हात की कहानी तुमसे सुनना चाहता है। उफ मेरे खुदाया, ज़िंदगी ऐसे कड़े इम्तिहानों से भी गुजरा करती है, मैं कैसे इस अलमुन नसीब का सामना कर पाऊंगा? इनकी आंखें मुझे डस न लेगी क्या? यज़ मुर्दा सा उठकर मैं अपने कमरे में चला आया। करब की उन दुखी लहरों में डूबता उबरता बारी बारी मैं इन सरफरोशों को याद करता। वो मेरे प्यारे जो मेरे सामने मुझसे जुदा हो गए थे। फिर मुझे अपनी बुज़दिली पर तैश आने लगा। मुनीर ने मरकर मुझे जीने की राह दिखाई थी। इसने एक सुगरा को मायूस करके लाखों सुहागनों की अफशा भरी मांगे सजा दी थी। मैं एक नया आज़म लेकर उठा, एक वलवला ताज़ा के साथ अपने ऑपरेशन रूम की तरफ चला गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।